उस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की के घर में झाड़ू पोंछा लगाता है, एक दिन उसी लड़की से उसकी शादी होगी। लेकिन आगे जो हुआ वो ना उसकी किस्मत में लिखा था और ना ही किसी ने होते देखा था। शादी के बाद जो ताने बेइज्जती उसने सहे, वो सब किसी पहाड़ को भी तोड़ सकती थी। उसकी पत्नी ने उसे इंसान नहीं नौकर समझा। सास ने उसके आत्मसम्मान को चटाई पर बिछा दिया। जिस अमीर लड़के की से उसकी बीवी दिल लगाकर बैठी थी, वही लड़का सबके सामने एक बर्थडे पार्टी में पूरा केक उठाकर उसके चेहरे पर लगा देता है। बहुत लोगों के सामने उसकी हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिसे सभी ने तुच्छ और गंवार समझा, वही एक सबको सबक सिखाएगा कि खामोश लोग कब बोलते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। वो रात जब उसकी शादी हुई थी, वो उसकी ज़िंदगी की सबसे अजनबी और सबसे लंबी रात थी। कहने के लिए दूल्हा बना था वो, लेकिन महसूस कुछ भी नहीं कर रहा था। उसे कोई खुशी नहीं थी, बस एक ही ख्याल दिल में उठ रहा था, क्या सच में यही मेरी ज़िंदगी होने वाली है? क्या हर दिन सिर्फ अपमान ही होगा? कल तक जो घर में झाड़ू पोंछा करता था, आज वो उसी बंगले की बेटी का पति था। लेकिन क्या पति कहलाने से कोई पति बन जाता है? क्या रूमा एक नामी बिजनेस महिला जिसे अपने पापा की हर एक बात मंजूर थी, पर ये शादी उसकी ज़िंदगी का जैसे कोई अपमान लिख दिया हो, और उस अपमान का बदला अपने पति विजय से लेती थी, शब्दों से, तानों से और अपनी घमंड भरी नज़रों से। तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे घटिया फैसले हो, मेरी औकात से नीचे कोई होगा तो सिर्फ तुम हो। इतना कहकर वह अपने बिस्तर पर लेट गई। फिर विजय चुपचाप कमरे में जमीन पर अपने लिए बिछावन डालने लगा। उसे उस रात नींद नहीं आई। ये सब सोचते सोचते आंखें भीगती रहीं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, कि मुझे इज्जत से जीने का हक नहीं मिला। दोस्तों, यह कहानी दिल को छू लेने वाली है। बहुत ही रोचक कहानी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। विजय एक पढ़ा लिखा, बहुत ही समझदार बेरोजगार लड़का था, जिसकी हालातों से उसे शहर में लाकर एक बड़े से बंगले में सफाई का काम करने पर मजबूर कर दिया था। उसी बंगले में रहते हैं मिस्टर एस अग्रवाल, एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, और उनकी इकलौती बेटी रूमा। एक रात मिस्टर एस अग्रवाल ने विजय के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुमसे मांगना नहीं चाहता विजय, मेरी बेटी के भविष्य के लिए मैं तुमसे एक विनती कर रहा हूँ, मेरी रूमा से शादी कर लो। विजय हैरान रह गया, साहब मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं आपकी बेटी के लिए काबिल कहाँ? लेकिन मिस्टर एस अग्रवाल ने जो जवाब दिया वह विजय को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मेरी बेटी को इस समाज की घटिया सोच से बचाना है तो उसे एक ईमानदार, दिल अच्छे इंसान के साथ करना होगा। वो सिर्फ तुम हो। रूमा लाख मना कर रही थी, चिल्लाई, रोई, लेकिन मिस्टर एस अग्रवाल ने किसी की नहीं सुनी। और एक दिन बिना रूमा के मर्जी के उसकी शादी विजय से हो गई। शादी की पहली रात वो मिस्टर, पति देव आप सुहाग रात भी मनाएंगे क्या? रूमा ने तंज कसते हुए कहा, और विजय सिर्फ इतना बोल पाया, नहीं रूमा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कमरे में रहने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पति ज़रूर हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करूँगा।
चुप रहो, अपनी बकवास बंद रखो और उधर कोने में ज़मीन पर सो जाओ। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर मेरे ऑफिस के कपड़े प्रेस कर देना और मेरी हिल भी साफ कर देना। रूमा ने इतना कहकर लाइट बंद कर दी। उस रात विजय समझ गया था कि ये रिश्ता एक नाम भर है, मोहब्बत और इज्जत से इसका कोई वास्ता नहीं है। 2 साल बीत गया, मिस्टर एस अग्रवाल का निधन हो गया और रूमा के लिए विजय सिर्फ एक बोझ सा रह गया। सास मालती अग्रवाल दिन भर ताने देती थी, कैसा दामाद है जो हमारी बेटी की चमक के सामने कुछ भी नहीं लगता। घर के काम, कपड़े प्रेस करना, पैर दबाना, यही विजय की औकात बना दी गई थी। लेकिन वो हर दिन चुप था पर टूटा नहीं था। सुबह चुपचाप अपने दरवाजे खोला तो देख सामने वाले बैठक में कुछ औरतें बैठी थीं। उन सभी की बातों का केंद्र था वही विजय। इधर आ विजय, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी सास मालती अग्रवाल ने आदेश देने वाले लहजे में कहा। विजय ने नज़र उठाकर देखा, वहाँ बैठी एक औरत चौंकते हुए कहा, ये तो तेरा दामाद है ना मालती, इनसे नौकरों वाला काम करवा रही है। दामाद तो किस्मत वालों को मिलते हैं, ये तो किस्मत का झटका है जिसे मेरी बेटी की गर्दन में लटका दिया गया है। न ढंग की नौकरी, न पैसे और न ऊपर से दामाद बनकर बैठा है। मालती की जुबान से निकले जहर जैसे शब्द सुनकर सभी औरतें हंसने लगी। विजय ने कुछ नहीं कहा। यह सब जैसे विजय के लिए रोज की बात बन गई हो। उसकी हथेलियां मालती के पैर दबा रही थी, लेकिन दिल धीरे धीरे एक आग में बदलता जा रहा था। उसी वक्त रूमा अपने कमरे से निकली, ब्लैक शर्ट, टॉप और खुले बाल, महकती हुई जैसे कोई परी हो। उसे देखकर विजय की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। काश ये मुस्कान मेरे लिए होती, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान तीर बनकर उसके सीने में उतर गई। विजय, ड्राइवर की तबीयत खराब है, तुम मुझे ऑफिस छोड़ दो। और हाँ, ये मेरी फाइल और पर्स पकड़ो। विजय ने सर हिलाया और उसकी गाड़ी स्टार्ट की। ऑफिस पहुंचते ही जब वो कार से उतरने लगा तो रुको वहीं। रूमा की आवाज़ तेज थी, ये मेरा ऑफिस है, कोई देख लेगा तो मजाक बनेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई मेरा पति समझे। बाहर रहो, घर जाकर बर्थडे पार्टी की सफाई करवाओ। ये सब सुनकर विजय की आंखें नम हो गई, होठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हारा बर्थडे है, चाहे मेरी हैसियत कुछ भी हो, तुम्हारा दिन तो खास ही बनाऊंगा। वहाँ से जाते ही विजय ने किसी को फ़ोन किया और सिर्फ इतना बोला, कल का दिन रूमा के ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन होगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं। दूसरे दिन रात्रि मालिक वेशन दुल्हन की तरह सजा था। सारा डेकोरेशन रूमा की पसंद का। विजय ने दिन रात मेहनत करके हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान दिया था। रूमा जैसे ही पार्टी में आई, ब्लैक लेटर गाउन, गोल्डन करली बाल, हाई हिल्स, एकदम परी लग रही थी। विजय ने उसे देखकर बस एक ही बात अपने मन में दोहराया, काश मैं तुमसे नफरत कर पाता, पर अफसोस, मैं तो तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ। तभी वहाँ नवल किशोर आ गया, महंगी गाड़ी से, बड़े गिफ्ट के साथ। शहर का नामी बिजनेसमैन जो अब रूमा को बिजनेस डील और रिलेशनशिप में खींच रहा था। फिर शुरू हुआ असली खेल। नवल किशोर ने पार्टी के बीच जोर से कहा, अरे रूमा, आज तो तुम्हारा पति भी है। तभी रूमा ने कहा, आ जाओ न विजय, साथ में केक काटते हैं। विजय दौड़ता हुआ आया। पहली बार रूमा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही हाथ उसने आगे बढ़ाया,
नवल किशोर ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। विजय का चेहरा केक पर जा गिरा। पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। किसी ने कहा लूजर है ये, किसी ने कहा इसे घर के काम ही करने चाहिए। रूमा भी हंसते हुए बोली, मैंने इसे पति कहकर ज़्यादा इज्जत दे दी। विजय चुपचाप उठा, अपने कपड़े साफ किए। अब एक बात मन में दोहराई, अब बहुत हुआ, अब तमाशा नहीं, जवाब होगा, और ऐसा जवाब होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। विजय वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विजय फिर से हाल में वापस आया। इस बार चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तूफान। अब तक सभी मेहमान आ चुके थे। हर कोई रूमा को महंगे महंगे तोहफे दे रहे थे। नवल किशोर ने भी जेब से एक डायमंड अंगूठी निकाली और बोल पड़ा, ये मेरी तरफ से रूमा को ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये मेरे कलेक्शन का सबसे अच्छा पीस है। रूमा ने खुश होकर कहा, वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू सो मच नवल। तभी विजय अपनी जेब से एक छोटा गिफ्ट बॉक्स निकालकर रूमा के सामने रख देता है। ये तुम्हारे लिए है रूमा, पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगा, फिर भी दे रहा हूँ। रूमा चिल्ला उठी, बोली, तुम ये सब तमाशा मत करो, तुम्हारा 100 रुपये वाला गिफ्ट इंसल्ट लगता है। लेकिन नवल किशोर मुस्कुराते हुए बोला, रुको रूमा, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा ये भिखारी पति क्या गिफ्ट लाया है, सभी को असली हैसियत तो पता चले। रूमा बोली, ठीक है विजय, लाओ खोलते हैं ये आखिरी गिफ्ट, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे तलाक लेने जा रही हूँ। तलाक के पेपर भी तैयार हैं, फिर मैं नवल से शादी करूँगी। पूरा हाल शांत हो गया। रूमा ने बात खोला, फिर वो जैसे वहीं जम गई। आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ कांपने लगे, जुबान सूख गई। उस बॉक्स में रखी थी BMW कार की चाबी और एक डायमंड चैन, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। रूमा की माँ मालती अग्रवाल चिल्ला उठी, बोली, ये क्या है, चोरी किया है क्या तूने, या फिर नकली है ये सब। तभी विजय ने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, ये नकली नहीं हैं, ये गिफ्ट मेरी पत्नी के लिए हैं। और हाँ, ये गहना हर किसी आदमी के पहुँच में नहीं होता, या तो किसी महारानी के पास होता है या फिर किसी अरबपति के बीवी के पास। पर तुम तो नवल किशोर बोल नहीं पाया। तभी उसका फ़ोन बज गया। फ़ोन पर आवाज़ आई, हेलो मिस्टर नवल किशोर, आप बैंक रपट हो चुके हैं, आपकी कंपनी सीज कर दिया गया है, सभी अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। ये आदेश AR के CO द्वारा जारी किया गया है। क्या? कौन CO? नवल किशोर कांपने लगा। फ़ोन पर जवाब आया, नवल किशोर, हाल में जैसे बम फट गया। सबका चेहरा विजय की ओर घूम गया। विजय अपनी टाई सीधी करते हुए कहा, हाँ नवल किशोर, जिसे कुछ देर पहले तुमने केक में डुबोया था, वही हूँ मैं, AR ग्रुप का CEO और आज शहर का सबसे अमीर आदमी। रूमा की सांसें अटक गई। उसकी माँ मालती चुप हो गई। नवल विजय के पैरों में गिर पड़ा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचान पाया। पहचाना तो सही था, लेकिन देर कर दी। तुमने मेरी बीवी को फंसाने की कोशिश की, उसके साथ धोखा करना चाहा, इसलिए मैंने तुम्हारी कंपनी ख़त्म कर दी। फिर विजय ने सबके सामने अपनी सच्चाई बताई, कैसे उसने पहली बार एक पार्टी में रूमा को देखा था, कैसे पहली ही नज़र में उसे उससे प्यार हो गया था, कैसे उसने अपनी असली पहचान छुपाकर एक नौकर बनकर उसके घर में काम करना शुरू किया। मैं नहीं चाहता था कि कोई लड़की मेरी दौलत से प्यार करे, मैं चाहता था कि वो मेरे दिल से प्यार करे। लेकिन अफसोस इस बात का, हमने अपनी हैसियत छुपाई, तुम सब ने मेरा दिल कुचल दिया। रूमा की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन
विजय अब बहुत शांत था, जैसे वह अब सब कुछ कह चुका हो। हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था, हर चेहरा जैसे शर्म से झुका हुआ था और रूमा, वो तो जैसे जमीन में गड़ चुकी थी, आंखों से आंसू, कांपते ओंठ और दिल में एक तूफान। उसने धीरे धीरे चलकर विजय के पास आकर कहा, विजय, नहीं, अब तो अर्क कहूँ, पता नहीं क्या कहूँ। जो किया, जैसा किया, सब मेरी गलती थी। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, जलील किया, लेकिन तुमने हमेशा मेरा सम्मान किया। आज जब सच सामने आया तो खुद से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं बची। विजय कुछ नहीं बोला, बस एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। तुम अब भी मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही? रूमा बोली। विजय ने एक लंबी सांस ली। रूमा, तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन शायद तुम भी उस प्यार के लायक नहीं थी जो प्यार मैंने तुम्हें दिया। आज जब मेरा सच सबको पता चल गया है तो मैं चाहता हूँ मैं वहीं पर रुक जाऊँ जहाँ तुम्हें मेरा प्यार झूठा लगता था। तुम जाना चाहते हो? रूमा की आवाज़ कांप रही थी। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे इसलिए प्यार करे क्योंकि मैं अमीर हूँ। मैं चाहता था कि तुम मुझसे उस दिन प्यार करती जब मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर रहा था, जब मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा था, जब तुम लोगों ने मुझे केक में डुबाया था। रूमा फूट फूट कर रोने लगी। विजय, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब बदलना चाहती हूँ। अब देर हो चुकी है रूमा। प्यार तब खूबसूरत होता है जब वो समय पर मिले, नहीं तो वह सिर्फ एक पछतावा बनकर रह जाता है। तुम मुझे गले नहीं लगाओगे? रूमा ने कांपते जुबान से पूछा। विजय की आंखें भर आई थी। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा रूमा, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। और ये कहते हुए विजय ने धीरे से रूमा को गले लगाया, जिसमें मोहब्बत भी थी, दर्द भी, और एक अधूरी कहानी की आखिरी सांस भी। रूमा के आंसू थम नहीं रहे थे। वो सिर्फ इतना कह पाई, विजय, मैं तुम्हें हर दिन याद करूंगी, हर सांस में महसूस करूंगी। और विजय वो दरवाजे से निकलकर बिना पीछे देखे हमेशा के लिए चला गया। पार्टी के फूल मुरझा गए, महंगे गिफ्ट बेईमानी हो गए और एक दिल एकदम खामोश हो गया। अब जरा आप खुद से पूछिए, जब किसी इंसान को औकात के नाम पर जलील किया जाए, उसके हौसले को कुचल दिया जाए, जब वह टूटकर बिखर जाए, तब क्या आंसुओं से भरी एक माफ़ी उस इंसान की कीमत चुका सकती है? क्या देर से आया पछतावा उसी समय ठुकरा दिया गए किसी प्यार का जवाब बन सकता है? आप ही बताएं, विजय का जाना गलत था या वो सज़ा थी जो रूमा को वक्त ने खुद सुनाए? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई कहानी चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।